नेक्स्ट और इसकी एक और इम्पोर्टेंट अपन प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे डी खंड के तत्वों की, वह है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसा कि अपन सभी लोग जानते हैं कि डी खंड के तत्व जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब इसका क्या कारण है? देखो, इनके n-1d में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से और 10 तक, और ns ऑर्बिटल में 1 से 2 तक। सामान्यतः अपन जानते हैं कि ये संयोजी कोश है, ये बाहरी कोश है, इसी के इलेक्ट्रॉनों को बंद बनाने में भाग लेना चाहिए, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 या 2 होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा तो तभी हो सकती है जब ये इलेक्ट्रॉन भी बंद बनाने में भाग लें n-1d उपकोष के, और ये कब भाग लेंगे? जब इन दोनों की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। तो इनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। तो n-1d और ns उपकोष की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। तो इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं n-1d की, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी ns ऑर्बिटल के साथ बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाती हैं। अच्छा, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्याएं भी बढ़ती हैं, और बीच में ऑक्सीकरण संख्याएं अधिकतम हो जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्याएं फिर घटना शुरू हो जाती हैं। तो किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीकरण संख्याएं पहले बढ़ती हैं और मध्य में अधिकतम हो जाती हैं। उसके पश्चात घटना शुरू होती हैं। फिर ऑक्सीकरण संख्याएं घटना शुरू होती हैं। जैसे अपन यहाँ पर एक उदाहरण लें, थ्री डी श्रेणी के तत्वों का।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, धन 3। क्यों? क्योंकि धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका जो विन्यास है वो स्थायी हो जाएगा अक्रिय गैस की तरह। 4s से 2 और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके पास फिर क्या बचेगा? 3s2 3p6। तो इसलिए बहुत स्थायी विन्यास इसका हो जाएगा, तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, केवल +3। टाइटेनियम +2 +3 और +4 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। वैनेडियम +2 +3 +4 +5 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 और +6 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो पहले देखो ऑक्सीकरण संख्याएं बढ़ रही हैं, अब घटना शुरू होंगी। +2 +3 +4 और आयरन की +5 भी होती है पर एनसीईआरटी में नहीं दी। +6 कोबाल्ट +2 +3 +4 एनसीईआरटी में +5 नहीं दे रखी, जबकि कुछ और बुकों में दे रखी है। एनआई की +2 +3 और +4 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है एनआई भी। कॉपर +1 +2 और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो देखो स्कैंडियम और जिंक नहीं दर्शाते परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या। स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते। जिंक और स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते हैं। तो जिंक और स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते। अच्छा, इनकी ये जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपन को देखने को मिल रही है ना, ये ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्साइडों में या ऑक्सोनियम आयनों में या ऑक्सी अम्लों में देखने को मिलती हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इनकी किन में देखने को मिलती है? जैसे क्रोमियम की +6 किस में मिलेगी? CrO3 में, K2 Cr2O7 में, मैग्नीज की +7 किस में देखने को मिलेगी? KMnO4 में या Mn2O7 में, इनमें मिलती है देखने को उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। हैलोजन के साथ इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, जो कि क्रोमियम दर्शाता है। हैलोजनों के साथ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट
धन 6 होती है। जैसे वेनेडियम तो +5 तक ही दर्शाएगा, क्रोमियम दर्शाता है 6 तक, और मैग्नीज हैलोजन के साथ +4 तक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और वैसे अगर बात करें डी खंड के तत्वों की तो +8 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तत्व ऑक्सीजन के साथ धन 8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे OSO4 धन 8, RuO4 धन 8। अच्छा, इनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था 0 या ऋणात्मक हो सकती हैं। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, जो कि संकुल यौगिक होते हैं, उनमें इनकी 0 और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी देखी गई हैं। ये 0 एवं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में जैसे NiCO का होल 4 0 शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी। MnCO का होल 5 माइनस, इसमें Mn की -1 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये कार्बोनिल यौगिकों में देखा गया है। शून्य और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। 3D श्रेणी की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वो +7 है ऑक्सीजन के साथ, और हैलोजन के साथ +6 है क्रोमियम की। और पूरे डी खंड के तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वो +8 है ऑस्मियम और रुथेनियम की। अब स्थायित्व की बात करते हैं तो जिन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में डी कक्षक का विन्यास पूर्ण, अर्धपूर्ण या खाली होता है वो ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जैसे अपन स्थायित्व की बात करें, विन्यास के स्थायित्व की, तो D0, D5 और D10 विन्यास ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। किससे? किसी अन्य विन्यास से, D4 या D6 या D7 आदि से। तो जिन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में डी उपकोष पूरा भरा, आधा भरा या खाली होगा वे ज़्यादा स्थायी होती हैं। जिन ऑक्सीडेशन स्टेट में N-1D उपकोष पूर्ण, अर्धपूर्ण या रिक्त होते हैं, सामान्यतः वर्ड आ गया है, ध्यान रखना है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। सामान्यतः है वे ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं। जैसे आयरन जो है +2 और आयरन +3, 3D6 और 3D5 कौन ज़्यादा स्थायी होगा? आयरन +3। तो आयरन +2 से +3 में जाना पसंद करेगा,
तो इसलिए आयरन +2 में किसकी तरह काम करेगा? अपचायक की तरह। टाइटेनियम +4, टाइटेनियम +3, 3d0, 3d1, कौन ज़्यादा स्थायी होगा? टाइटेनियम +4। तो +3 से ये +4 में आना पसंद करेगा। स्कैंडियम +2, स्कैंडियम +3, 3d1, 3d0, स्कैंडियम +3 ज़्यादा स्थायी होगा। +2 में तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। Mn +2, +4, 3d5, 3d3, Mn +2 ज़्यादा स्थायी होगा और +3 से +2 में आना पसंद करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। पर कुछ अलग उदाहरण देखो। जलीय विलयन में कॉपर 2 धनायन, कॉपर धनायन से अधिक स्थायी होता है। क्योंकि कॉपर 2 धनायन की जलयोजन ऊर्जा अधिक होने के कारण ये द्वितीय आयनन ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा अधिक होने के कारण ये द्वितीय आयनन ऊर्जा को क्या करती है? कंपनसेट करती है। कंपनसेट का हिंदी वर्ड क्या होगा? द्वितीय आयनन ऊर्जा को हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनसेट यानी मदद करती है, ऐसा लिख दो। जैसे कॉपर 1 धनायन है, विन्यास तो इसका ज्यादा स्थायी है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो कॉपर जो 2 धनायन बनेगा, इसका जब जलयोजन होगा जल के अणुओं के साथ, तो जलयोजन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आवेश होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये बहुत अधिक मात्रा में निकलेगी और ये क्या करेगी? फिर इसको द्वितीय आयनन ऊर्जा को हेल्प कर देगी। तो इसलिए जलीय विलयन में जो है कॉपर 1 धनायन कॉपर 2 धनायन में बदल जाता है और विषमानुपातन क्रिया होती है। विषमानुपातन हो जाता है, कॉपर 2 धनायन में बदल जाता है
कॉपर एक धनायन। एक तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कौन सी रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन त्यागना? ऑक्सीडेशन। और एक इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये रिडक्शन। इसी तरह गोल्ड Au धनायन जलीय विलयन में Au 3 धनायन में बदल जाता है। जलीय विलयन में Au 3 धनायन Au धनायन से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि Au 3 धनायन की जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है। तो जलयोजन ऊर्जा इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे जब Au धनायन है, विन्यास तो इसका ज़्यादा स्थायी है। अब इसको कितनी आयनन ऊर्जाएं चाहिए? 2 आयनन ऊर्जाएं चाहिए, द्वितीय और तृतीय। तब ये 3 धनायन में बदलेगा। अब ये आयनन ऊर्जाएं कहाँ से मिलेंगी इसको? 3 द्वितीय और तृतीय। जब Au 3 धनायन का जलयोजन होगा और ये जलयोजित आयन बनाएगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जलयोजन ऊर्जा निकलेगी। ये यहाँ पर काम आएगी। तो ये जलयोजन ऊर्जा अधिक निकलती है, वो द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। तो ये भी क्या होता है जलीय विलयन में? विषमानुपातन हो जाता है। ये विषमानुपातन कब होगा? जलीय विलयन में, ध्यान रखना। इसको भी जलीय विलयन में डाल देंगे। जल में डाल देंगे, जलीय विलयन बना देंगे। तो कौन सी अभिक्रिया होगी यहाँ भी? विषमानुपातन। क्या बन जाएगा? Au 3 धनायन और 2 Au। ये धनायन से, एक धनायन से 3 धनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। और ये एक धनायन से उदासीन परमाणु में बदल गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये कौन सी क्रिया हो गई? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन। तो दोनों एक ही परमाणु पर होती हैं, तो विषमानुपातन, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन या बातें। अगला इसकी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे अपचायक गुण।
एवं मानक अपचयन विभव तो ये तो अपन जानते हैं कि अपचायक गुण जो होता है या अपचायक जो स्वभाव होता है वो मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, मानक अपचयन विभव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको? SRP, या E0 से भी दर्शाते हैं इसको। तो यहां पर पहले तो एक सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं। या इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ये SRP का बढ़ते क्रम में रखा गया है तत्वों को। तो SRP के या मानक अपचयन विभव के अपचायक गुण इनवर्सली है, तो अपचायक गुण क्या होगा? घटता जाएगा। लीला, शीला, रुबीना, सबसे कम मानक अपचयन विभव इसका होता है 0.5 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। लीला, शीला, रुबीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, वॉशिंग मशीन, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, CD प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। और इसकी E0 वैल्यू कितनी होती है? 0। और छापा, इनकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू होती है E0, जिंक की नेगेटिव होती है 76 वोल्ट। तो ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम है। तो इधर जाने पर E0 और किसका? M+2 और M, यानी धातु धन 2 से 0 में आ रही अपचयितों के। ये E0 वैल्यू इधर जाने पर बढ़ रही है, तो इनका अपचायक गुण घट रहा है। क्रियाशीलता भी कह सकते हो, यहाँ क्रियाशीलता भी इसी से देखेंगे अपन। धातुओं की क्रियाशीलता का भी जो संबंध है वो मानक अपचयन विभव से। तो अपचायक गुण और क्रियाशीलता इनकी घटेगी। अब अपन केवल इनकी देखें, जैसे डी खंड की धातुएं कौन सी हैं? मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, आयरन, निकल, कॉपर। तो
इनकी अगर मैं मानक अपचयन विभव देखूं E0 m + 2m देखूं तो किसका सबसे कम है? मैग्नीज का। और सबसे ज़्यादा किसका? इसमें कॉपर का 3D श्रेणी में। और कॉपर से भी ज़्यादा मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड का मानक अपचयन विभव बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही दुर्बल अपचायक और बहुत ही कम क्रियाशील है। ये दोनों बहुत ही कम क्रियाशील धातु हैं। एक ग्राफ बनाएं अगर अपन के लिए, E0 m + 2/m। यहां मैंने वैल्यू 0 ले ली, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। ये ग्राफ मैं स्टार्ट करूंगा कहां से? स्कैंडियम नहीं, टाइटेनियम से। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। वैनेडियम और मैग्नीज का मानक अपचयन विभव बराबर है और क्रोमियम का ज़्यादा है। फिर आयरन या कोबाल्ट उससे ज़्यादा और Na उससे ज़्यादा। ये देखो Na का मानक अपचयन विभव ज़्यादा है ना आयरन से। और फिर इनसे भी ज़्यादा कौन? कॉपर। और फिर जिंक का कम है। जिंक का देखो किससे कम है? जिंक का क्रोमियम से। मैग्नीज से ज़्यादा है। तो कहाँ लेके आएंगे? क्रोमियम से कम और मैग्नीज से ज़्यादा, तो यहाँ बीच में ले आएंगे इस जगह। ये Z है। तो ये 3D श्रेणी के तत्वों के मानक अपचयन विभव का क्रम है। ठीक है। तो क्रोमियम से आयरन का मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो क्रोमियम अच्छा अपचायक होगा, आयरन दुर्बल अपचायक होगा। इसी तरह क्रोमियम +3 में ज्यादा स्थायी होता है आयरन +3 से। तो ये क्रोमियम +2 में प्रबल अपचायक होगा। क्रोमियम +2 आयरन +2 से अधिक क्या प्रबल कह दो, प्रबल अपचायक है। क्यों है? क्योंकि क्रोमियम +3 ज़्यादा स्थायी है आयरन +3 से। अगला पॉइंट देखें इसी में अपचयन विभव में। जैसे Mn +2 3D5, अब तृतीय आयनन ऊर्जा इसकी बहुत अधिक होगी। क्योंकि स्थायी विन्यास से निकाल रहे हो ना इलेक्ट्रॉन। और Zn (3D10), इसकी भी तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होगी। ये तो वैसे बनाएगा ही नहीं है Zn+3, इतनी ज़्यादा है तृतीय आयनन। तो इनकी तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होने से इनका E0 m + 3m वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। Mn और
Zn की तृतीय आयनन ऊर्जाएं बहुत अधिक होने के कारण प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इनकी अपन यहाँ तुलना कर रहे हैं अब इसकी E0 M+3 और M के बारे में बात कर रहे हैं, या M+2। E0 M+3 M+2, इनके E0 M+3 M+3 M+2 का मान बहुत उच्च होता है। और वैसे तो अगर कोबाल्ट अपन +2 की बात करें तो उसकी तृतीय आयनन ऊर्जा कम होगी क्योंकि 3d7 से निकालना है इलेक्ट्रॉन। फिर भी कोबाल्ट की जो है E0+3 वैल्यू मैग्नीज से ज़्यादा होती है। अपवाद स्वरूप E0 CO+3 CO+2 का मान E0 Mn+3 Mn+2 से अधिक होता है। तो कोबाल्ट की जो E0+3 वैल्यू है वो मैग्नीज की E0+3 वैल्यू से ज़्यादा होती है अपवाद स्वरूप। होना चाहिए Mn की, क्योंकि तृतीय आयनन ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। E0 वैल्यू क्या होती है? आयनन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा का योग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे इसमें मिश्र धातु निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुएं दो प्रकार से बनती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ये तो जानते ही हो, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं की क्रियाशीलता जो सामान्य धातुएं उनसे कम होती है और वो ज़्यादा समय तक बिना क्रिया किए हुए रह सकती हैं। मिश्र धातु भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रतिस्थापनीय और एक अंतराकाशीय।
जैसे एक धातु में दूसरी धातु मिलाई तो वो एक दूसरे के परमाणुओं को हटा दें और जालक में एक दूसरे के परमाणु आ जाएं। ए और बी को मिलाया, ए के जालक में बी के और बी के जालक में ए के परमाणु आ जाएं, तो इस तरह की मिश्र धातु को कहते हैं प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु। और दूसरी है कि एक अपने मिश्र धातु ली और उसमें कोई दूसरी धातु मिला दी, तो उसके छोटे आकार के परमाणु ए को बी में मिलाया तो बी के परमाणु उनकी खाली जगहों में अंतराकाशीय रिक्तियों में आ जाएं, तो इसे कहते हैं अंतराकाशीय मिश्र धातु। अब जो प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु हैं वो कौन से धातु बनाएंगे? जिनके आकार लगभग समान होंगे, तभी तो वो एक दूसरे के जालक में से परमाणुओं को हटा करके और आ जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, एक धातु तो ये ले ली, इसका जालक बना हुआ है, ये धातु है, इसका क्रिस्टल जालक है। और इसमें मैंने क्या किया, बी धातु को मिला दिया। ये बी धातु का जालक बना हुआ है। दोनों के परमाणु आकार लगभग समान है, तो जब एक दूसरे में मिलाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मैंने मिला दिया। ये ए धातु और ये बी धातु, अब दोनों के आकार लगभग समान है, तो क्या होगा, ए के कुछ परमाणुओं को हटा के बी और बी के कुछ परमाणुओं को हटा के ए आ जाएंगे बीच बीच में। तो ये दोनों मिलकर के एक मिश्र धातु बना लेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु। प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु। तो यही कारण है कि जो डी खंड के तत्व हैं इनके परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए जब इनको एक दूसरे में मिलाते हैं तो इस प्रकार की ये मिश्र धातु बना लेते हैं, प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु। तो कारण क्या है, डी खंड के या डी खंड की धातुओं के परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण ये प्रतिस्थापनीय सब्स्टिट्यूटेड, अंग्रेजी में कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड मिश्र धातु बना लेते हैं। एलॉय कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ये मिश्र धातु बना लेते हैं। अच्छा, मिश्र धातु में जब एक धातु मरकरी होती है तो इसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में एक धातु जब मरकरी होती है तो इसे अमलगम कहते हैं। और आयरन और प्लेटिनम मरकरी के साथ मिश्र धातु या अमलगम नहीं बनाते, क्योंकि इनके परमाणु आकारों में क्या होता है,
भिन्नता होती है। आयरन और प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते हैं। अमलगम से मतलब मरकरी के साथ मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु आकारों में भिन्नता होती है। तो ये अमलगम नहीं बनाते। अच्छा, कुछ मिश्र धातु यहां मैं लिख रहा हूं इनकी। ब्रास, और हिंदी में कहते हैं पीतल। किसकी बनी हुई मिश्र धातु होती है? कॉपर और जिंक की। दूसरी ब्रॉन्ज, हिंदी में कहते हैं कांसा। कांसा। कॉपर और टिन की बनी हुई मिश्र धातु है कांसा। गन मेटल, जिसकी गन बनाई जाती है, गन मेटल बनाई जाती है, गन बनाई जाती है, सॉरी, जिसकी, वो गन मेटल। ये किसकी बनी होती है? कॉपर, जिंक और टिन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिश्र धातु बता रहा हूं, जर्मन सिल्वर। अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो भी जर्मन सिल्वर। सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ये आपने देखा होगा घरों में भी जो है सिल्वर जैसे बर्तन देखे होंगे धातु के, या बड़े बड़े टेंट हाउसों पे आपने बड़े बड़े बर्तन देखे होंगे, बड़े बड़े भगोने, तो वो सिल्वर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता, वो जर्मन सिल्वर है। उसमें क्या होता है? कॉपर, जिंक होता है एक तो, और एक इसमें Ni होता है, निकल। इसमें सिल्वर 0% होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अगला गुण इनका उत्प्रेरकीय गुण। अधिकांशतः आपने देखा होगा उत्प्रेरक या तो संक्रमण धातुएं होती हैं या फिर इनके यौगिक होते हैं। ऐसा क्या गुण है इनमें कि ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं? तो पहली बात तो यह है, अधिकांशतः उत्प्रेरक या तो संक्रमण धातुएं होती हैं या फिर इनके यौगिक होते हैं।
तो अधिकांश उत्प्रेरक या तो संक्रमण धातु हैं या इसके यौगिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे भी होंगे, हाइड्रोजनीकरण, असंतृप्त यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्कीन और एल्काइन का असंतृप्त यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण कौन से उत्प्रेरक काम में आते हैं? निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। ये तीनों में से कोई भी उत्प्रेरक अपन लेते हैं। दूसरा, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि। संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? V2O5, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। इसमें कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं? प्लैटिनम या प्लैटिनम गेज। क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि। डीकन की विधि, इसमें उत्प्रेरक लेते हैं CuCl2, कॉपर क्लोराइड। बाहुलीकरण, बाहुलीकरण में जिगलर, नाटा उत्प्रेरक लेते हैं। TiCl4 और AlR3 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, बहुलीकरण में काम आता है। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में आयरन का जो चूर्ण है उसको उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं। Fe का चूर्ण। एक होता है एडम उत्प्रेरक, ये होता है क्या? Pt, प्लैटिनम और प्लैटिनम ऑक्साइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक हैं जो काम में आते हैं। इसका क्या कारण है? इसमें ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी विशेषता है कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं? तो इसके निम्न कारण हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे
वीडियो बना सकें। इसके निम्न कारण है कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। पहला कारक ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस कारण ये आसानी से माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए आसानी से क्या करते हैं, एक तो ये माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। देखो कैसे, माध्यमिक यौगिक जल्दी बनाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को भी तेज कर देंगे, उसकी गति बढ़ा देंगे, उसकी रेट बढ़ा देंगे। जैसे ए और बी जो है आपस में क्रिया करते हैं, और यहां पर मैंने ये सी क्या ले लिया, कोई उत्प्रेरक ले लिया, और ये ए बी बना लेते हैं। अब इसकी अगर मैं क्रियाविधि देखूं तो पहले ए सी के साथ क्रिया करेगा, और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, इसलिए क्रिया करना इसके साथ आसान होगा। तो ये पहले एक माध्यमिक यौगिक बना लेंगे, ये माध्यमिक यौगिक कहलाएगा, या इंटरमीडिएटर कहते हैं इसको। और फिर ये जो माध्यमिक यौगिक बना है ये दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा, और यहाँ पर ये उत्पाद बना लेगा और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। तो पहला कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, और दूसरा कारण इनके डी कक्षक आंशिक भरे होने के कारण इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं। अब इनके आंशिक भरे हुए डी कक्षक होने से सतह पर फ्री वैलेंसीज रहती हैं बहुत सारी, और उन फ्री वैलेंसी से अभिकारक के अणु आके चिपक जाते हैं और उनके बीच में बंध बनना स्टार्ट होते हैं। तो पुराने बंध कमजोर पड़ने लगते हैं और इसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे इनकी सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाते हैं। अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाते हैं
तो क्या होते हैं, उनके पुराने बंध कमजोर पड़ने लगते हैं, पास आ जाते हैं ना, नए बंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं और सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा कम होने से गति बढ़ जाती है अभिक्रिया की। सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। क्योंकि पुराने बंध यहां कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे ये कोई धातु है, इसका जालक है ये जालक बना हुआ है। अब इसकी सतह पर जैसे अभिकारक एक के अणु आके चिपक गए, इनके बीच का बंध कमजोर हो जाएगा। या विकारक बी के अणु आके चिपक गए, इनके बीच का बंध कमजोर हो जाएगा और ए और बी के बीच बंध बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये अभिकारक ए के अणु आ गए, इनके बंध बी होना शुरू हुए, बी के अणु आ गए, इनके बंध बी होना शुरू हुए और ए और बी के बीच बंध बनना स्टार्ट होते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा कम होने लगती है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं और उत्प्रेरक की तरह भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं में काम आते हैं। अगला गुण है इनका अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक किन्हें कहते हैं? अंतराकाशीय यौगिक जब किसी धातु के अंतराकाशीय रिक्ति में, ये अंतराकाशीय रिक्तियां हैं, और इनमें आकर के जब छोटे आकार के परमाणु जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि आकर के फंस जाते हैं, कोई रासायनिक बंध नहीं बनाते, केवल भौतिक रूप से फंसे रहते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को अपन अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो जब छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, तो जब छोटे आकार के परमाणु कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि अंतराकाशीय रिक्तियों में आकर फंस जाते हैं,
तब इन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो ये अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। अब इन यौगिकों के कुछ विशेष गुण हैं। ये मैंने कहा ना, भौतिक रूप से फंसते हैं, कोई रासायनिक बंध नहीं बनाते। इनके बारे में कुछ बातें देख लो। ये यौगिक धातु की तुलना में अधिक कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये यौगिक धातु की तुलना में अधिक कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। कुछ धातु बोराइडों के बोराइडों की कठोरता कुछ धातु बोराइडों की कठोरता हीरे के समान होती है। नंबर 3, इन यौगिकों में धातु अपनी चालकता को नहीं खोती। ये यौगिक विद्युत के सुचालक ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये यौगिक सामान्यतः अरस समीकरणमिति होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। क्यों? क्योंकि धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती हैं, इसलिए जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं उससे परमाणुओं का भिन्न अनुपात देखने को मिलता है। ऐसे यौगिकों को अरस समीकरणमिति यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक सामान्यतः अरस समीकरण मितीय होते हैं। अरस समीकरण मिति जैसे मैंने लिखा ये TiH, और यहां वैसे फॉर्मूले में तो लिखा है अनुपात क्या होना चाहिए, जैसे TiH4, लेकिन अनुपात ये कुछ और है, 3.78। तो ये अरस समीकरण मिति यौगिक हो गया।
ऐसे लिखा मैंने FeO, यहाँ 1:1 होना चाहिए लेकिन 8:4:1 हो गया, तो ये अर्रस समीकरण मितीय यौगिक हो गए। ऐसे यौगिक कहलाते हैं अर्रस समीकरण मितीय, इनको कहते हैं अर्रस समीकरण मितीय यौगिक। तो ये जो अंतराकाशी यौगिक हैं ये अर्रस समीकरण मितीय भी होते हैं। इनमें अनुपात जो होता है वो दिए गए सूत्र के अनुपात से भिन्न होता है। तो ये डी खंड के जो तत्व हैं उनके यौगिकों के कुछ गुणों का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ये बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।